तो हम लोग को सबसे पहले मीनिंग समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। वैसे तो ये नाम डेप्रिसिएशन वर्ड रखा गया है, इसके अलावा भी अगर कोई भी नाम रखा जाता तो उसका मतलब वही होता जो डेप्रिसिएशन का मतलब सिर्फ डेप्रिसिएशन के नाम से आप अभी जब समझोगे इसका मतलब क्या होता है, तो जब कभी भी फ्यूचर में ये वर्ड आप यूज करोगे तो कॉमर्स वाले बंदे इस नाम से समझ जाएंगे कि आप किसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन का मीनिंग मतलब क्या है, आपके डेफिनेशन में डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट दैट पार्ट ऑफ cost of fixed assets to its owner which is not recoverable when assets is finally out of use by him। अब ये एक राइटर ने ऐसा डेफिनेशन लिखा तो दूसरे राइटर दूसरा डेफिनेशन लिखेगा, बट इसका आपको एक जनरल मीनिंग बताते हैं। और वो जनरल मीनिंग ये है, क्या आप जानते हो फिक्स्ड एसेट्स इसके बारे में जानते हो? फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स जो जो प्रॉपर्टीज या जो बिजनेस का 1 साल से ज्यादा यूज करने वाला सामान होता है उसको हम लोग अकाउंटिंग में एसेट्स बोलते हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल्स, फैक्ट्री, शेड और ऐसे कई सारे एसेट्स या प्रोडक्ट या क्या बोलेंगे कोई चीज जो हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं लेकिन कई सालों तक, और इनका वैल्यू थोड़ा नहीं होता है, कई ज्यादा। इसमें एक और है प्लांट और एक है मशीनरी। इन सभी को हम लोग अपने बिजनेस में एसेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। और एक जनरल लाइफ में सोचे तो हमारे इस क्लासरूम में एसी है, इसको हम अपने लिए एसेट समझेंगे क्योंकि ये एसी कई सालों तक हम यूज करते हैं। प्रोजेक्टर है, इसको हम अपना एसेट समझेंगे क्योंकि कई सालों तक हम इसको यूज करते हैं। बेंचेस एंड टेबल है, एसेट्स है हमारा। फर्नीचर जिसको बोलते हैं, कई सालों तक हम इसको यूज कर सकते हैं। ये क्लासरूम है, ये बिल्डिंग है हमारा क्लासरूम, उसको हम बिल्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मेरा एसेट्स है क्योंकि इसको हम कई साल तक यूज कर सकते हैं, बशर्ते ये सभी चीज हमने खरीदा है तब। अगर ये सभी चीज हम भाड़े पे लेके आके यूज करेंगे तो वो हम एसेट्स नहीं समझेंगे, बिकॉज इसमें ऑनर होना जरूरी है। तो किसी भी प्रोडक्ट को हम एसेट्स रिप्रेजेंट तभी कर सकते हैं जब हम उसके मालिक होंगे और वो प्रोडक्ट हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं और उस बिजनेस में यूज करके उसको बिजनेस से फायदा होता है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी को हम यूज करते हैं प्रोडक्ट बनाने में, लैंड एंड बिल्डिंग का यूज करते हैं बिजनेस करने में, व्हीकल को यूज करते हैं डिलीवरी करने में या गुड्स को लाने और ले जाने में, फैक्ट्री को यूज करते हैं जहां पर हम मशीन लगाते हैं और उस मशीन से हम प्रोडक्शन करते हैं। तो ये सभी एसेट्स हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं और इन सभी को हम खरीदते हैं पहले, फिर इसको यूज करते हैं। आप इसको खरीदने के समय एक बार आप इन पर पैसा यूज दे देते हो। जैसे हमने एसी लाया 40,000 रुपए का, अब बताइए एक एसी हमने 40,000 रुपए का खरीद के लाया, ये 40,000 रुपया आया कहां से?
अगर हमने अब बिजनेस में यूज करने के लिए एसी लाया तो पैसा हम बिजनेस से निकालेंगे। बिजनेस में पैसा कहां से आएगा? तो हम बोलेंगे कैपिटल। हम बिजनेस में कैपिटल लगाएंगे, उस कैपिटल से हम वो एसेट्स को खरीदेंगे। इसीलिए कैपिटल जो है और एसेट जो है वो दोनों ही लंबे समय तक चलता है। कैपिटल जो पैसा हमने लगाया बिजनेस में कई सालों तक चलता रहेगा। तो इस कैपिटल के पैसे को हम दो जगह यूज करते हैं, एक फिक्स्ड एसेट्स पर और दूसरा करेंट एसेट्स पर। फिक्स्ड एसेट्स मतलब लंबे समय के लिए और करेंट एसेट्स मतलब थोड़े समय के लिए, जो विद इन 12 मंथ 12 महीने के अंदर में ही हम यूज करते हैं, उनको हम लोग करेंट एसेट्स। बट हमारा फैक्टर फिक्स एसेट्स का है। ठीक है, अब बात यह है कि मान लीजिए हमने जो एसी खरीदा और 40,000 रुपये हमने खर्चा किया बिजनेस के पैसे से, इसका यूज क्या है? मेरा अगर ये पढ़ाने का बिजनेस है, इसमें मेरा इसका यूज क्या है, इससे हमको क्या बेनिफिट हो रहा है, क्यों हम एसी लगा रहे हैं, क्या हम इस एसी लगाने से हमको कुछ एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है? तो पहले हमको जानना पड़ेगा कि जितने भी एसेट्स है उनका यूज कैसा है। आज अगर हम ये एसी लगाए हैं यहाँ पर, इसका यूज क्या है कि हम अपने स्टूडेंट्स को रूम टेम्परेचर नॉर्मल अथवा ठंडा करते हैं, इससे उनका ध्यान पढ़ने में जाता है। पढ़ेंगे अच्छा तो मार्क्स अच्छा लाएंगे, मार्क्स अच्छा लाएंगे तो एक गुडविल इंस्टीट्यूट का बनता है, गुडविल इंस्टीट्यूट का बनेगा तो स्टूडेंट्स और भी पढ़ने आएंगे, और जब पढ़ने आएंगे और वो फीस देंगे तो इंस्टीट्यूट का फीस बढ़ेगा। तो एक डायरेक्ट इनडायरेक्टली वे में एक एसी का यूज करते हुए तो हमको देखना है कि उससे मेरा फायदा क्या है। दैट मीन्स मेरा रेवेन्यू में उस एसेट्स का योगदान है कि नहीं, ये जाना। दूसरी तरफ अगर हम एसी का एग्जांपल छोड़ें, हम आए प्रोडक्ट के लिए प्लांट एंड मशीनरी। हमने एक मशीन खरीदा, क्या चीज का मशीन खरीदा? हमने एक ये मार्कर बनाने का मशीन खरीदा, और वो मशीन बहुत छोटा सा मशीन है, और एक नहीं कई सारे मशीन हमने खरीदे। मार्कर बनाने के लिए क्या करना होगा? इसका बॉडी का जो प्लास्टिक है उसका रॉ मटेरियल दाना ले लेंगे, उस मशीन में डालेंगे, उस मशीन में ऑलरेडी डाइस लगा हुआ है शेपिंग के लिए, वो अपने आप मार्कर पूरा बना के रेडी कर देगा। हाँ, अंदर का इंक और ये सब नहीं, ये नहीं, सिर्फ बॉडी। तो आज वो मशीन से हम क्या बना रहे हैं? मार्कर। अब ये मार्कर में इंक का डाल के रेडी करके मार्केट में बेचेंगे। इस मार्कर को बनाने का मेरा एक कॉस्ट आएगा, वो कॉस्ट क्या क्या होगा? इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट होगा, इसको बनाने के लिए हम वर्कर्स रखेंगे, उस वर्कर्स को वेजेस देंगे, इसके अलावा मशीन जहां पर रखेंगे उन सब का ऊपर का खर्चा जो होगा उन खर्चे को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, और इसमें इंक्लूड करेंगे उस मशीन का पार्ट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इस मशीन से हम ये मार्कर बना रहे हैं तो उस मशीन का भी योगदान है इस मार्कर को बनाने में। जब वर्कर का योगदान है तो वर्कर को हम वेजेस दे रहे हैं, रॉ मटेरियल का योगदान है तो रॉ मटेरियल खरीद के ला रहे हैं पैसा देके। उसी तरह से इस मार्कर को बनाने के लिए जो मशीन चाहिए वो मशीन का भी तो योगदान है इस मार्कर को बनाने। तो सबका खर्चा अगर इस मार्कर के कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ मार्कर, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इस मार्कर को बनाने में अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी लग रहा है उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उस मशीन का कुछ हिस्सा कॉस्ट इसमें इंक्लूड होगा, नहीं तो इस मशीन का एक्चुअल कॉस्ट, इस प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट हम डिटरमाइन करने में गलती कर रहे हैं। तो यहां पर वो जो कॉस्ट हम इसमें इंक्लूड करेंगे उस मशीन का, उसको हम लोग नाम दिए हैं डेप्रिसिएशन। तो कहने का मतलब है कि एक एक चीज
जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ये देखो कि आज आप पढ़ाई कर रहे हो, फ्यूचर में आप जब अर्न करोगे तो वो अर्निंग आपके किस बेसिस पर डिपेंड करता है, किसका किसका योगदान उस अर्निंग को अर्न करने में यूज हुआ हो। आप बोलोगे किसका योगदान, क्या मेरा योगदान, हमने पढ़ा नहीं। आप अगर सोचो तो एक एक चीज, एक एक जन का योगदान है। आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स का योगदान। आप जब पढ़ाई करते हो तो अदर देन फैमिली मेंबर्स, कोई भी अगर आपके फैमिली में भाई बहन है वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, आप पढ़ सकोगे। अड़ोस पड़ोस है वो डिस्टर्ब करेगा, म्यूजिक बजाएगा हाई में, आप पढ़ सकोगे, उनका भी योगदान है। जब आप कभी कभी तंग आ जाते हो तो आपके साथ आपका दोस्त खेलता है, आपके साथ प्ले किसी भी तरह का आपका शेयरिंग होता है, वो योगदान। जब आप ट्यूशन पढ़ते हो तो टीचर का योगदान, स्कूल में जाते हो तो टीचर का योगदान। हर एक का योगदान आपके उस एजुकेशन में है, उस अर्निंग में है जो आप फ्यूचर में कमाओगे। लेकिन वो सब हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए ये सोचे कि आपके जन्म से लेके अभी तक कितना खर्चा आपके ऊपर कर दिया, क्या आप उस कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकोगे? क्या उस रात को आप कैलकुलेट कर सकोगे जब आप रोते होगे और आपकी मम्मी, आपके माँ बाप जो है जगे रहते हैं? क्या आप वो कैलकुलेट कर सकोगे कि जब वो रात भर जगे रहते हैं और दूसरे दिन फादर को ऑफिस जाना हो तो ऑफिस में काम करने में तकलीफ? कैलकुलेट नहीं। ऐसे बहुत सारे रीजन। वैसे ही हमारा ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है, उस कॉस्ट में कई सारे योगदान, उन योगदान में से एक योगदान उस मशीन, उन एसेट्स का है जिनसे वो प्रोडक्ट बनाया है, और वो प्रोडक्ट को हम बना के मार्केट में उसमें बेचते हैं और बेच के उससे हम कमाते हैं प्रॉफिट। तो एक प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, उस प्रोडक्ट में उस फिक्स एसेट्स का योगदान है, और वो उस योगदान का नाम रख दिया गया है डेप्रिसिएशन। और ये आप अभी फीचर्स, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन जब पढ़ोगे ये बात आएगा वहां पर। अब हमको जानना ये है कि इस डेप्रिसिएशन का योगदान का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी कितना है, वो हमको सीखना, उनका कैलकुलेशंस करना, और वो कैलकुलेशन ही आपको ये चैप्टर सिखाएगा, डेप्रिसिएशन। तो इस चैप्टर को सीखने का पर्पस ये है कि कोई भी फिक्स एसेट्स हम अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो उन फिक्स एसेट्स का जो यूसेज वैल्यू है, उन यूसेज वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और उस कैलकुलेशन को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एक जनरल मीनिंग्स में आपको हमने समझाया ताकि आपके दिमाग में सेट ये हो कि ये डेप्रिसिएशन का हमारा वर्क बिजनेस में क्या है। दूसरा चीज, ये डेप्रिसिएशन जो है एक तरह से देखा जाए तो सोर्स ऑफ फंड है। बोलेंगे सोर्स ऑफ फंड है मतलब ये एसी हमने 40,000 में खरीदा, एक साल हमने यूज किया और अभी आगे और कई साल यूज करेंगे। उन एक साल में क्या एसी का एक साल के बाद यूज करने के बाद उसका वैल्यू 40 का 40,000 ही है? कितना हो सकता है? 45,000, 50,000? क्यों होगा? क्योंकि हमने उस एसी को यूज किया है, और किसी भी चीज को हम जब यूज करते हैं तो उसका लाइफ जो है कम होते जाता है। इंसान की तरह है, इंसान का एक एक मिनट, एक एक सेकंड जैसे जैसे क्रॉस होता है, आप बोलते हो हम बड़े होते जा रहे हैं, आप बड़े हो रहे हो, दूसरी तरफ आपके डेथ ऑफ लाइफ से आप छोटे होते जा रहे हैं। अगर भगवान ने आपको 75 इयर्स का एज दिया है और अभी आप अगर 18 हो
तो आप समझ लो कि इतने साल तो आप ये जिंदा रहोगे, लेकिन अगले साल बन जाओगे आप 19 ईयर के, तो आपका ईयर तो कम हो गया ना। दैट मीन्स जैसे जैसे आप अपने लाइफ को बढ़ाते जाओगे, आपका यूजफुल लाइफ कम होते चला जाएगा। वैसे ही हम अपने एसेट्स को जैसे जैसे यूज करते जाएंगे, उसका यूजफुल लाइफ कम होते जाएगा। और हर एक एसेट्स का एक लाइफ होता है, जैसे हर इंसान का एक लाइफ होता है। किसी का 20 साल लाइफ हो, किसी का 50 साल, किसी का 100 साल, किसी का 80 साल, बट वो लाइफ आप सर्टेन नहीं, आप नहीं जान सकते कि वो लाइफ मेरा कितने साल तक होगा। वैसे ही हम किसी भी एसेट्स का मेजरमेंट ऑफ लाइफ एक्यूरेट नहीं कर सकते, एस्टिमेटेड कर सकते हैं। अनुमान लगा। तो अगर हम ये अनुमान लगाएं कि मेरा एसेट है 40,000 और उसका लाइफ है 10 साल, तो इसका मतलब है कि हम हर साल उसका लाइफ को कितना यूज कर लेते हैं। और अगर ये 4,000 हम यूज कर लेते हैं एक साल में 365 दिन में इसका लाइफ, तो इस 4,000 को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेप्रिसिएशन। और ये 4,000 हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड कर दिया जाता है, ताकि उस प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट फाइंड कर सके। समझ वाला चीज। तो ये जो डेप्रिसिएशन है वो ही हम लोगों को कैलकुलेट करना है, और उसके मतलब तो हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज रिलेटेड टू डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट्स। ये वर्ड क्यों बोला? डेप्रिसिएबल, जिस एसेट्स का लाइफ यूज करते करते उसका लाइफ कम हो जाए, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट्स। तो कौन सा एक एसेट्स का नाम बताइए जिसको हम यूज करेंगे लेकिन लाइफ कम नहीं होगा? लैंड, जमीन, खाली जमीन, वैकेंट लैंड आपके पास है, जितना साल चाहे उतना साल रखिए, कम नहीं होगा। बिल्डिंग, जितने साल आप यूज करो या ना करो, आस्ते 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 वो मजबूती उसका क्या होगा, कम हो जाएगा, खंडर बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आप ये एसी मत चलाओ 10 साल, 10 साल के बाद चलाओगे नहीं चलेगा, उसका लाइफ खत्म हो जाएगा अपने आप। मतलब यूज करे या इट इज फॉल इन बुक वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल। फॉल मतलब कम होना, बुक वैल्यू का मतलब हमारे अनुसार उस एसेट्स को हमने कितने में खरीदा है, उसको हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू। द फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज ऑफ एसेट्स। हम जब कोई एसेट्स को यूज करते हैं इसलिए उसका वैल्यू गिरता है। इन बिजनेस ऑपरेशन, फ्लक्चुएशंस ऑफ टाइम, obsolescence, expiration of legal rights और मतलब ये डिफरेंट कारण आपको बताया जा रहा है कि एक फिक्स एसेट्स का वैल्यू क्यों गिरता है। आप लोग 2G मोबाइल यूज किए हो, 3G किए हो, 2G नहीं किए हो। आप लोग के समय में 2G तो था ही नहीं। आप लोग जब मोबाइल यूज करना चालू किए हो तब तक तो 3G था। 2G नेक्स्ट वाला, जिसके अंदर में येलो लाइट जलता था, व्हाइट लाइट आया था, अभी तो कलरफुल है, कलरफुल नहीं था कुछ है। तो कहने का मतलब है आपके घर में आप लोग को अगर मूवी देखना हो तो आप लोग कैसे देखते हो? टीवी में। अदर देन टीवी आप लोगों ने इसका नाम सुना है?
क्या आप लोग ने देखा है? VCR, VCP, इट इज कॉल्ड वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। कैसेट देखा है? गाने का कैसेट छोटा सा रोल रहता है, तो मूवी में भी दिखाते हैं कभी कभी। पहले हम लोग के समय पे बोल सकते हैं कि हम लोग गाना सुनते थे तो कैसेट पे उसको रिकॉर्ड भी करवाया जाता था। हम लोग दुकान में देते थे, बोलते थे को हमारा मनपसंद गाना जो बोल देते थे, लिस्ट बना के देते थे 40-50 गाना, और बोलते थे इसको रिकॉर्ड कर दो, तो वो अपने मशीन में उस कैसेट में ब्लैंक कैसेट मिलता था, उसमें वो रिकॉर्ड करके दे देता था। फिर धीरे 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 हम लोग ने टेक्निक समझ लिया, हम लोग घर में भी रिकॉर्ड करना चालू कर दिया। बहुत ऑर्डिनरी मशीन में हो जाता था, जिसमें बजता था उसी में रिकॉर्ड हो। जब वो हुआ, इसके बाद हम लोग को मूवी देखना हो तो भाई मूवी हॉल में, तो उस समय आईनॉक्स वगैरह नहीं था, पीवीआर नहीं था, तो हम लोग मूवी कहाँ देखते थे? घर में ही VCR भाड़े पे लाते थे, या VCP का मतलब होता है वीडियो कैसेट प्लेयर, सिर्फ प्लेयर होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। और मूवी हम लोग टीवी में उस प्लेयर को लगा के उस पर कैसेट डालते थे। धीरे 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 वो कैसेट का जमाना चला गया, आ गया MP3, MP4। वो गाना का दौर जब आया तो गाना हम लोग सुनते कहाँ थे? पहले जमाने में रेडियो में सुनते थे, तो धीरे 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 करके रेडियो को थोड़ा मॉडिफाई करके और अलग से कर दिया, और उसके अंदर ही इनबिल्ट कर दिया, एक कारवा जो आया उसके अंदर इनबिल्ट कर दिया। तो ये जो समय बदल रहा है और आपको टेक्नोलॉजी के द्वारा नए नए इंस्ट्रूमेंट यूज करने को दिए जा रहे हैं, ये ड्यू टू ऑब्सोलेंसेस, टाइम फैक्टर, ड्यू टू टेक्नोलॉजी। नया टेक्नोलॉजी आ गया, पुराना वाला ऑब्सोलेट। आज जो मोबाइल आपने 1 साल पहले खरीदा होगा, आज उसका दाम देख लीजिए, आजकल उसका दाम कभी नहीं भी करते हुए तो 25 to 30% तो कम हो गया, या फिर दाम वही है तो आपके मोबाइल का फीचर्स और जो नया मोबाइल का फीचर्स सेम टाइम का बढ़ा दिया। तो यहाँ पर इतने रफ्तार से किसी भी एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, उसका कारण यही है। उसका कारण है फ्रैक्शंस ऑफ टाइम, समय अनुसार, ऑब्सोलेंसेस, बेकार होना, जैसे VCR बेकार हो गया, या एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स। कई बार किसी किसी का डेट ऑफ एक्सपायरी, मतलब उसका लाइसेंस जिस पीरियड तक होता है, जैसे टिकटॉक यूज कर रहे हो तो बैन हो गया, एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स, उसका लीगल राइट्स को एक्सपायरी कर दिया गया। अब उसकी जगह में कोई नया आ जाएगा, आप वो यूज करेंगे, ऐसा होता है। और बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके कारण आपका एसेट्स का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। इट इज परमानेंट डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। परमानेंट डिक्रीज बोलने का मतलब है बार बार, हर बार गिरेगा ही गिरेगा उसका वैल्यू, कम होगा ही उसका वैल्यू। इट इज कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। कंटिन्यूअस गिरेगा, परमानेंट गिरेगा, मतलब फिक्स्ड अमाउंट विद कंटिन्यूअस डिक्रीज। ये हमारा कॉजेज का बात। तो ये हम लोग को थियोरेटिकली क्वेश्चंस में व्हाट इज मीन बाय डेप्रिसिएशन एंड व्हाट आर द कॉजेज या कैरेक्टरिस्टिक्स, यही सेम चीज कॉजेज में भी आता है। फ्रैक्शंस ऑफ टाइम, समय अनुसार। कॉजेज फिजिकल वियर एंड टेयर, फिजिकल वियर एंड टेयर मतलब समय अनुसार अपने आप वो एसेट जो है उसका वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। जैसे आप मोबाइल यूज करते हो, 3 से 4 साल यूज कर लीजिए, उसके बाद बोलते हो हैंग होने लगा। अरे मशीन तो 4 साल पहले भी वही था, आज भी वही है, फिर क्यों हैंग कर रहा है? आप बोलते हैं एक्स्ट्रा ऐप डाल दिए होंगे, आप ऐप हटा दीजिए फिर भी हैंग करेगा, क्योंकि उसका लाइफ ही उतना ही है। बेचारा वो इतना यूज कर लेते हो आप लोग कि उसके बाद उसका हिम्मत नहीं होता कुछ भी चला। हम लोग सोचते हैं क्यों? 2 कारण है, एक एसेट्स आपने यूज किया उसका लाइफ कम हो गया, दूसरा आपका एनर्जी फास्ट हो गया समय अनुसार। क्या आपको प्रॉम्प्ट काम चाहिए, माने एक क्लिक मारो फट से खुल जाना चाहिए, दूसरा क्लिक मारो फट से खुल जाना चाहिए। तो वो जो आपका फास्ट मूविंग और एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज, उसका लाइफ डिक्रीज, तो दोनों जब इंटरेक्ट होगा तो क्या होगा, परेशानी होगा। वो चीज विथ पैसेज ऑफ टाइम, समय अनुसार हमारा एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा।
चेंज इन इकोनॉमिक एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट मतलब इकोनॉमिकली देखे तो जो चीज हम लोग यूज करते हैं मार्केट में जो अवेलेबल है वही तो यूज करते हैं। मार्केट में कोई नया चीज आ जाता है आपको अच्छा लगता है तो यूज करने लगते हैं, पुराना को छोड़ देते हैं। जैसे आपको ये समझते थे मोबाइल ना, कितना बड़ा मोबाइल आप यूज कर 6 इंची 7 इंची में जाते ही आप उसको टैबलेट बोल देते हो, काम तो वो मोबाइल की तरह ही करता है। तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, हमने नया चीज किया। 12-13 इंची आते हैं हम उसको लैपटॉप बोल देते हैं। तो ये इकोनॉमिक एनवायरमेंट है। और लीगल राइट का आपको हमने बता दिया। तो लगभग कॉजेज और कैरेक्टरिस्टिक्स मोरलेस क्या है, ओके। अब आप लोगों को कुछ कैलकुलेशन, कुछ टर्म्स हम आपको समझाते हैं। 30 सेकंड ब्रेक ले लेना, पानी ले लीजिए, वहां पर खुला हुआ है। तो अभी तक आप लोग को डेप्रिसिएशन का मतलब समझ में आ गया, थोड़ा समझ में आ रहा है ना। ओके, अब आपको हम बताते हैं मेथड। मतलब ये हुआ कि आप जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे वो कितने मेथड से कर सकते हो। दो मेथड, पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, इसी का दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। एक ही नाम है, एक ही मतलब है, इन तीनों का नाम अलग अलग है, मतलब एक ही। दूसरा मेथड का नाम है डिमिनिशिंग बैलेंसिंग, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग या रिटेन डाउन। इन तीनों का नाम अलग अलग है, तीनों का मतलब। हम दोनों का मतलब का एग्जाम्पल के साथ आपको बता देते हैं कि क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो आप परचेज ऑफ एसेट्स, ये बात हम क्यों बोल रहे हैं परचेज ऑफ एसेट्स, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट करेंगे, एसेट्स। कौन से एसेट्स पर, फिक्स्ड एसेट्स पर। तो मान लीजिए हम अपने बिजनेस के लिए एक फिक्स एसेट्स हमने खरीदा 1 लाख रुपए का, और डेट ऑफ परचेज है 1 अप्रैल 2020। हम लोग का अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, 31 मार्च एवरी ईयर। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम इस फिक्स एसेट्स को यूज करेंगे, और जब हम उसको यूज करेंगे तो उस यूज का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, और उस वैल्यू डिटरमाइन का नाम है डेप्रिसिएशन। तो उस डेप्रिसिएशन का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए आपको ये जानना होगा क्या ये एसेट्स का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। इस एसेट्स का स्क्रैप वैल्यू कितना है, इस एसेट्स का एस्टिमेटेड लाइफ कितना है। ये 3 चीज के बारे में आपको किसी भी एसेट्स का ये 3 चीज मालूम होना चाहिए। जैसे 1 लाख का हमने एसेट्स खरीदा, उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट्स। स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू का बोलिए। स्क्रैप का मतलब समझते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रैप? यूज किया हुआ प्रोडक्ट, यूज किया हुआ आर्टिकल, जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू हमको मिल सकता है बेचने पर। जैसे
कबाड़ी के भाव में हम लोग बेचते हैं। न्यूज़पेपर, सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ न्यूज़पेपर। घर में बहुत सारे, अभी दिवाली का समय था, आपके घर में बहुत सारा आपने कूड़ा निकाला, उसको भी बेच दिया। लेकिन वो सब तो आपका कूड़ा करकट था। अगर हम इसी को बेचने जाएंगे तो कुछ तो वैल्यू हम से रियलाइज करेंगे ना। जिसको हम देंगे बोलेंगे भाई चलता है, ठंडा करता है, तो वो जो वैल्यू मेरे को देगा उसको बोलेंगे स्क्रैप। और एस्टिमेटेड लाइफ का मतलब होता है उन एसेट्स का अनुमान लगाना कि उनका लाइफ कितना। तो अगर हम बोले कि 1,00,000 रुपए का एसेट्स हमने खरीदा, 10,000 रुपया उसका स्क्रैप वैल्यू है, 10 साल उसका लाइफ है, तो क्या आप बता सकते हो कि 1 साल में हम कितना यूज करेंगे, कितने वैल्यू का एसेट को यूज कर लेंगे? तो हम बोलेंगे 1,00,000 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 10,000। क्यों किया माइनस 10,000? क्योंकि 1,00,000 में से 10,000 रुपया तो हमको मिल ही जाएगा वापस। तो हमने 10 साल में कितने वैल्यू का एसेट्स को यूज करेंगे? 90,000। और 90,000 का वैल्यू को अगर हम 10 साल में यूज करेंगे तो 1 साल में हम कितने रुपए का यूज कर लेंगे? 9,000 is called depreciation। कौन से ईयर के लिए? फर्स्ट ईयर, पहला साल यूज किया। अब इसी एसेट्स को हम सेकेंड ईयर फिर यूज कर रहे हैं, तो सेकेंड ईयर में मेरा कितना वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन होगा? तो हम बोलेंगे 9,000। जब आपको स्ट्रेट लाइन मेथड बोले, ऑरिजिनल कॉस्ट मेथड बोले, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोले, इसका मतलब पहला साल 12 महीने में जितना हमने वैल्यू ऑफ एसेट्स को यूज किया है वो सेम वैल्यू हर साल यूसेज माना जाएगा। और जब हर साल सेम वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन होगा देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या ऑरिजिनल कॉस्ट। तो यहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड का डेफिनेशन क्या हो गया? द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज एवरी ईयर ऑन डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट्स, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरी तरफ अगर हम आपको ये बोलें कि चलिए लाइव एसेट्स इसको साइड कर देते हैं, हम अनुमान करते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब ये अनुमान लगाए हैं कि उसका लाइफ कितना है, जितना भी। हम हर साल उन एसेट्स पर 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो मेरा कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना है? 1,00,000 का है ना एसेट्स, 1,00,000 पर 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा? 10,000। इसका मतलब हर साल हम डेप्रिसिएशन कितना देंगे, कैलकुलेट करेंगे? 10,000। इट इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स इंस्टॉलमेंट या फिर हम लोग का स्टेटमेंट। क्योंकि हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो फिर इसको मेथड को बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट। क्योंकि हर साल हम ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स पर ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए इसका नाम रखा गया ओरिजिनल कॉस्ट। स्ट्रेट लाइन इसलिए रखा गया कि हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिमेन सेम। और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का मतलब भी वही हुआ कि हर साल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम। ये बात समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट से तो हो सकता है, बोलिए आपको कोई डाउट? हाँ भी नहीं बोले आप, समझ में आया कि? हाँ समझ में आ गया तुमको? भाई हम तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, मेरा आंख टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। और सब इधर में। अगर हम दूसरी तरफ दूसरा मेथड का बात बोले तो देखिए 1 अप्रैल 2019 को हमने अगर 1,00,000 का एसेट्स खरीदा था तो हम डेप्रिसिएशन 1 साल 12 महीने का कैलकुलेट अगर हम 10% से करेंगे
पर एनम, तो 1 लाख पर कितना आएगा? 10,000। तो पहला साल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 10,000। और आफ्टर यूसेज ऑफ 1 ईयर, हमने एसेट्स को 1 साल यूज कर लिया, तो उसका वैल्यू अगले साल बन गया 90,000, क्योंकि 1 लाख में से 10,000 का वैल्यू ऑफ एसेट्स को हमने यूज कर लिया। अब अगले साल ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया? 90। अब अगले साल फिर हम 10% पर एनम डेप्रिसिएशन देंगे, तो हम 90,000 पर कैलकुलेट करेंगे, तो अगले साल कितना आ जाएगा? तो थर्ड ईयर में कितना बैलेंस आ जाएगा? फिर थर्ड ईयर में अगर हम डेप्रिसिएशन देंगे 10% पर एनम, कितने पर? 81 पर, तो कितना आएगा? 8,000। इसीलिए इसका नाम रहा है रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। रिड्यूसिंग का मतलब पहला साल आपने बैलेंस को रिड्यूस कर दिया, उस पर निकाला, दूसरे साल रिड्यूस कर दिया, उस पर निकाला। रिटेन डाउन का मतलब ये होता है आपका वैल्यू ऑफ एसेट्स कम होते जाएगा और कम वैल्यू पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। तो रिड्यूसिंग बैलेंसिंग, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग, रिटेन डाउन, एक ही मतलब होते हैं। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंसिंग वैल्यू। ठीक है, तो इन दोनों में क्या फर्क है? अगर स्ट्रेट लाइन बोलता तो वैल्यू ऑफ एसेट्स मेरा 1 लाख था, उसका पहला साल कितना लगता? 10,000। कितना बैलेंस आता? 90,000। सेकेंड ईयर में फिर कितना लगता? 10,000। कितना बैलेंस आता? 80,000। थर्ड ईयर में भी कितना लगता? 80,000। ये मेथड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, और इस मेथड को बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस, या फिर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड। ये है डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग एंड स्ट्रेट। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये दो मेथड का नाम आपको हमने बताया, दो मेथड का फर्स्ट तरीका आपको हमने बताया। ओके, अरे देख लीजिए ना, घड़ी देख लीजिए कितना देर पढ़ा है, मुश्किल से आधा घंटा तक टाइम है। आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। ऊपर चैप्टर का नाम लिख लीजिए और मेथड लिखिए स्ट्रेट लाइन मेथड। और फॉर्मूला लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला लिख लीजिए ये वाला। लिख लिया सबने? और इसके साथ एक चीज और लिख लीजिए, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन,
ओके, आपको आज इस दो चीज पर हम आपको सम्स कैलकुलेट करना बताएंगे। ये कौन सा मेथड है? तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने का फॉर्मूला और उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट से ये वो वाला रूम में आपका क्लास चालू है, तो वो वाला में टीवी वाला रूम में, और उससे हम लोग कैसे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ये दो फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे पहले वो सीखते हैं। ये छोटा छोटा पार्ट है जो बड़े सम्स में काम आए। सम नंबर 1 कॉपी में लिख लीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या फॉर्मूला है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का? पहले अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का क्या फॉर्मूला है? ओके, अब आपको चलिए उसी को थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपने क्या लिखा पहले समझ लीजिए। डेप्रिसिएशन का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट। क्या मतलब समझ में आता है ओरिजिनल कॉस्ट? जिस दाम पर हम मशीन को खरीदेंगे, प्लस जो आपने नहीं लिखा है, जो फॉर्मूला में भी नहीं लिखा हुआ था, इंस्टॉलेशन चार्जेस। क्या होता है इंस्टॉलेशन चार्ज? उसको लगाने का खर्चा, ये भी हमारे मशीन के कॉस्ट में इंक्लूड होता है। माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय, इंक्लूड करना होगा इंस्टॉलेशन चार्ज। जैसे कंप्यूटर खरीदा, सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए जो खर्चा लगेगा वो कंप्यूटर के कॉस्ट में आ जाएगा। एसी खरीदा लेकिन वॉल में फिट करवाने के लिए मैकेनिक को बुलाना पड़ा, उसका खर्चा मेरे एसी के कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस। ओके ना, अगर हम ये बोले कि यहां पर आपको दिया हुआ है, आपके नोटबुक में है, देख लीजिएगा, परचेज प्राइस ऑफ मशीन दे दिया है, 4 कंडीशन दिया है। पहले हम एक बता रहे हैं कैसे निकाला जाए। हमने मशीन खरीदा है 80,000 में। एक्सपेंसेस टू बी कैपिटलाइज्ड का मतलब होता है इस मशीन को लगाने का खर्चा कितना लगा, 20,000। एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू कितना है, 40,000। और उसका यूजफुल लाइफ कितना है, 4 साल। अगर ये चारों चीज हमको मालूम है तो हम सिर्फ फॉर्मूला में पुट करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है हमारे पास, 80,000 प्लस इंस्टॉलेशन 20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 40,000, लाइफ कितना है, 4 साल। ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ। 60,000 डिवाइडेड बाई 4 साल इक्वल टू 15,000। तो अभी सबको समझ में आ रहा है ना? इजी लग रहा है? इजी है। तो यहां पर हमने अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन तो निकाल दिया, अब हमको निकालना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन इनटू 100। तो अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, 15,000 आया था अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट था 80,000, इंस्टॉलेशन था 20,000 इनटू 100। तो आप लोग बोलेंगे 15,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000 इनटू 100, 15%।
बहुत ही आसान और कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, और इसका एक भी क्लास आप लोग मिस मत कीजिए, क्योंकि हर क्लास में आपको नया नया चीज और रिकॉर्ड भी हो रहा है, बैकअप लीजिएगा, बट मिस मत कीजिए। अगर ये बात किसी को नहीं समझ में आया यहाँ पर कैलकुलेशन में तो पूछ सकते हैं। सबको समझ में आया? क्लियर? तो चलिए फटाफट मेरे को बना के दिखा दीजिए। बी सी डी कैलकुलेट आप वहां पर कीजिए, कॉपी में कीजिए। मुंह जवानी तो हमको भी नहीं आता है, मुंह लड़ाना आता है बोलो तो बकवास कर रहे हैं। कॉपी में सॉल्व कीजिए। अभ्यास का
सबका बना। आंसर हम बता देते हैं। 17 प्लस 3000 जोड़ लेंगे, 20,000 माइनस 2,000, 18,000 डिवाइड बाई 1800 रुपये आएगा। 45 प्लस 5050 माइनस 10 40,000 डिवाइड बाई 10 4,000 आएगा। 2 lakhs प्लस 50,000 250 माइनस 25 225 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो यही है 1800 4000 45। अब अमाउंट ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना तो क्या करना पड़ेगा 1800 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 100 9%। यही आया था रेट तो 4,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100 कितना आया था 8% 8%। और 45,000 डिवाइडेड बाई 2.5 लाख इंटू 100 18। ये हो गया हम लोग का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सबका हो गया, इतना समय लग रहा है। तब नंबर 2 बनाइए। आपको पहला साल कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है फर्स्ट ईयर का वो आपको बताना है। और आपको ये बता दिया है इस सवाल में कि आपने उस मशीन को कब कब खरीदा। 4 क्वेश्चन है इसके अंदर। और आपका डेट ऑफ परचेज, मशीन इज परचेज्ड ऑन, अगर अप्रैल में परचेज करेगा उसका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा। अगर जुलाई में खरीदा होता तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा। अक्टूबर में खरीदा होता तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा। और जनवरी में खरीदेगा तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा। ये बात नहीं समझ में आया। चलिए सबसे पहले काम कीजिए, कॉपी में लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ मशीन 80,000। तो नहीं आता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन 80,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000। स्क्रैप वैल्यू 40,000। लाइफ 4 years। लाइफ 4 years। ओके। डे ईयर एंडिंग 31st March 2002। ओके। आप सबसे पहले अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालें। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें।
कितना है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन? 15,000। फॉर्मूला क्या था? तुम लोग के इस रूम में होगा बेटा, अभी खाली कर देना। ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। ये तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो याद हो गया होगा सबको। घर जाते जाते रास्ते में याद करते हुए जाना। वैसे लोग पागल समझेंगे, लेकिन चिंता नहीं करना। क्या आप लोग ने ऐसे बनाया? 15,000 आया। अब ये 15,000 रुपया क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। कितने महीने का? 12 मंथ और 1 ईयर, ऐसे बोलते हैं। ये पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन है। अगर आप डायग्राम से समझो, 1 अप्रैल हमारा स्टार्टिंग ईयर होता है, एंडिंग क्या होता है? करेक्ट। ये कितना महीना हुआ? 12 मंथ। 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीना होता है। ओके, ऐसा बात है। अगर हम ये बोले कि 1 अप्रैल मेरा डेट ऑफ परचेज है, मशीन को खरीदने का डेट है 1 अप्रैल। कितने में खरीदा था हमने? 80 प्लस 20, कितने में खरीदा था? 1 लाख। इंस्टॉलेशन लेके कैसे का है? हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं हमेशा ईयर एंड में। हमेशा ध्यान रखिए, आप ये डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करते हो हमेशा साल के अंत, ईयर एंड। तो आप जब भी मशीन खरीदोगे उस डेट से लेके ईयर एंडिंग तक आप मशीन को यूज कर रहे हो कितने महीने तक। तो अगर हम 1 अप्रैल को खरीदेंगे तो मेरा ईयर एंडिंग मार्च अगर है तो हम बोलेंगे मशीन को हम कितने महीने यूज कर रहे हैं? 12 महीने। और 12 महीने का डेप्रिसिएशन है कितना? तो हम बोलेंगे 1 अप्रैल को खरीदेंगे तो मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा 15। ये समझने के लिए बता रहे हैं। 1 महीने, 1 साल का। तो देखिए, आपको सम्स में क्या पूछा था? आपको सम्स में बोला था कि अगर हम मशीन 1 अप्रैल को खरीदेंगे तो पूछा है कि डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो हम बोलेंगे 15,000 लगेगा डेप्रिसिएशन। ठीक है। अगर हम मशीन 1 जुलाई को खरीदेंगे तो 1 जुलाई कहां पर आता? अप्रैल के बाद मई, जून, 1 जुलाई यहां पर आया 1 जुलाई। अगर 1 जुलाई से हम कैलकुलेट करते हैं दिसंबर मार्च तक, कितना महीना होता है 1 जुलाई से 31 मार्च? तो हम बोलेंगे 9 मंथ। तो हम डेप्रिसिएशन कितने महीने का कैलकुलेट करेंगे? 9 महीने का। तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन कितना है? तो डिवाइड बाय 12 इंटू 9, 9 महीने का हो जाएगा। ठीक है। तो 11,250 रुपया हमारा पहला साल का डेप्रिसिएशन वैल्यू माना जाएगा। समझ में आ रहा बात? मतलब हर साल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो सकता है ड्यू टू यूज ऑफ एसेट्स, टाइम फैक्टर। क्लियर? तो इस मेथड को कौन सा नाम बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन की डब्ल्यूडीवी? जी नहीं, है स्ट्रेट लाइन ही। ड्यू टू टाइम पीरियड आपका वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो गया? पहला साल से दूसरा साल में, मतलब दूसरे साल नहीं है, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यू टू टाइम पीरियड यूज ऑफ। अगर 12 महीने हर साल यूज करते तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल क्या होता? 15,000 होता। तो हम स्ट्रेट लाइन बोले, तो स्ट्रेट लाइन ही है। बट यहाँ वैल्यू पहला सम में और दूसरे सवाल में चेंज हो रहा है ड्यू टू टाइम फैक्टर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप यहाँ पर 1 अक्टूबर को अगर मशीन खरीदे हो, तो 1 अक्टूबर को खरीदे हो तो 1 अक्टूबर तो यहाँ आएगा 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना महीना होता है? 6 महीना होता है। हाँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अगर 15,000 रुपया हमारा डेप्रिसिएशन पूरे 12 महीने का है तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? 7.5। समझ वाला पॉइंट? तो मतलब मशीन हम कब खरीद रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि डेट ऑफ परचेज के पहले तो मशीन था ही नहीं।
तो हम उसका डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो पहला साल का बात है, फर्स्ट ईयर, जिस साल मशीन खरीदेंगे उस साल हमको ध्यान रखना होगा कि मेरा डेट ऑफ परचेज क्या है, और डेट ऑफ परचेज से ईयर एंडिंग तक जितना मंथ होगा उतने मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। अगर चौथा क्वेश्चन बोलता है कि आपका 1 जनवरी को खरीदा गया था, तो 1 जनवरी तो यहाँ पर आएगा 1 जनवरी, और 1 जनवरी से 31 मार्च कितना महीना होगा? 3 महीना। तो 15,000 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो जाएगा? 3752। समझ में आ रहा है? तो आपके लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त कॉस्ट ऑफ एसेट्स, स्क्रैप वैल्यू, लाइफ एंड डेट ऑफ परचेज एंड ईयर एंडिंग, क्योंकि डेप्रिसिएशन शुड बी कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। बोलिए, एकदम क्लियर समझ में आया? आज क्लियरिटी रहा ना? ठीक है, आज का क्लास यही हम लोग एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसी के बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे।